नमस्कार दोस्तों विपरीत परिस्थितियों में भी कई बार कुछ एक चित्र ऐसे सामने आते हैं जो हमें ज़िंदगी को नए ढंग से परिभाषित करने की प्रेरणा देते हैं। एक चित्र मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दिल्ली के एक पुलिस कांस्टेबल, अब प्रमोशन हुई है रिसेंटली, तो कहते हैं एएसआई बन गए हैं। 36 साल से राकेश कुमार नाम का व्यक्ति ये वहाँ सेवारत है और देश में जब से कोरोना फैला है तब से उसका एक नियमित रूप से एक वो से ऋषि कर्म कहता है कि ये करना ज़रूरी मुझे लगता है कि जिस दिन ये ना होगा उस दिन मुझसे ज़्यादा कोई भूलें होंगी, गलतियां होंगी और मुझसे लगेगा कि मैंने अपने कर्म में कहीं ना कहीं कोताही की है। वो प्रतिदिन सूचना मिलते ही उस स्थान पर पहुंचता है जिस स्थान पर कोई कोरोना पीड़ित व्यक्ति ने दम तोड़ा हो और उसको अंतिम उसकी क्रिया के लिए कोई भी उपलब्ध ना हो। वो डेली प्रतिदिन आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि लगभग औसतन 50 शवों की अंतिम क्रिया वो करवाता है और अपनी वो बाकायदा किट पहन के जाता है और उसके बाद जो भी मदद उनको चाहिए वो करता है। कई बार उससे लोग सवाल भी करते हैं कि तुम ये क्यों करते हो? आफ्टर ऑल जो दिवंगत हुआ है, जो संक्रमित होने के बाद जो जिस व्यक्ति की डेथ हुई है, मृत्यु हुई है, उसके भी अपने सगे होंगे, परिजन होंगे, वो क्यों नहीं करते? तुम्हारे इस काम से ये है कि वो लोग बिल्कुल ही निश्चिंत से हो जाते हैं और अपने दायित्व का वहन नहीं कर पाते। तो उसका एक ही उत्तर होता है कि दो कारण हैं। एक तो यह कि मैं उस वक्त पुलिसिया बर्ताव नहीं करता कि मैं जांच पड़ताल में पड़ जाऊं। सीधी सी बात है कि मैं ये मान के चलता हूं कि जो दिवंगत हुए हैं हो सकता है कि उनके परिवारों के बाकी सदस्य भी संक्रमित हों और वो ना निकल पा रहे हों। दूसरा ये भी हो सकता है कि उस परिवार में लड़का कोई भी न बचा हो और लड़कियां जो हैं वो संकोच करती हों सामाजिक दायरे और संस्कारों के अंतर्गत। तो वो कई बार ये होता है कि अंतिम मुखाग्नि देने के लिए कोई पुरुष चाहिए, तो उस वक्त भी मैं अपनी सेवाएं दे देता हूँ। और वो कहते हैं कि अब तक मैं लगभग कुल मिलाकर इस दौरान में, इस कोरोना के काल में 1500 से ज़्यादा शवों का तो मैंने स्वयं उनको मुखाग्नि भी दी है और उनकी अंतिम क्रियाएं पूरी करवाई हैं। और ये भी खर्च भी मैं अपनी जेब से करता हूँ, ये मैं किसी से लेता नहीं हूँ। और मुझे एक सुख मिलता है कि कम से कम ये है कि जिस क्षेत्र में मैं काम करता हूँ, मैं कार्य कर रहा हूँ, मैं कर्म कर रहा हूँ, उस क्षेत्र में कोई भी ऐसा तो नहीं है जिसकी अंतिम क्रिया ना हुई हो ढंग से। तो ये मुझे एक अच्छा सुख देती है। ये एहसास जो है अपने आप में मुझे एक संतुष्टि मिलती है कि मैं एक ठीक काम कर रहा हूँ। दूसरा एक चित्र आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ मेरे अपने शहर का, जिस शहर में मैं रहता हूँ। पता चला कि एक मित्र के एक बेटे की डेथ हुई है, संक्रमण के बाद निधन हुआ है। तो मैंने एक दिन फ़ोन किया, 2 दिन किया, फ़ोन नहीं मिला। तीसरे दिन मैंने फिर किसी और मित्र को कहा कि आप जाकर मेरी बात कराइए यार, मैं इस तरह संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ। तो उसने कहा जी संवेदना व्यक्त आप तो करेंगे लेकिन वो इस स्थिति में ही नहीं है कि वो आपकी संवेदनाओं का प्रत्युत्तर दे सके। तो मैंने कहा हुआ क्या? तो उसने कहा जी उसके 2 बेटे थे। ठीक है, वो समृद्ध है, उसके पास 4 पैसे भी हैं, व्यापारी, छोटा मोटा व्यापारी भी है। 2 बेटे हैं, एक की उम्र 41 साल और दूसरे की 44 साल। हुआ यह कि जब कोरोना का संक्रमण फैला तो पूरा परिवार ही संक्रमित हो गया। और संक्रमित हुआ तो एक बेटा वो हॉस्पिटल में दम तोड़ गया। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ा क्योंकि पीजीआई में और सरकारी जो जितनी और अस्पताल थे वहाँ कोई बेड खाली नहीं था। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ा, उनकी शरण में गए और उसके बाद वहाँ कुछ दिन इलाज चला और उसके बाद बेटा दम तोड़ गया। और उस बेटे के आगे 2 बेटियां हैं। तो मेरे लिए बड़ा संकट, उस व्यक्ति ने बताया कि संकट की स्थिति है कि अब मैं क्या करूं। अभी कहता है संकट से उबरा नहीं था कि मेरा दूसरा बेटा जो था वो, उसकी रिपोर्ट आई कि वो नेगेटिव है और वो हॉस्पिटल से कल डिस्चार्ज हो जाएगा। अगले दिन मुद्रा तो घर में शोक की थी, लेकिन शोक की मुद्रा से उबर कर भी हम लोग उसको लेने के लिए गए तो आगे बेटे की बजाय उसका शव मिला। 2 ही बेटे, दोनों संक्रमित
और दोनों के शव जब घर में आ जाएं और बात वहाँ नहीं समाप्त हुई, दुखों का पहाड़ कई बार जब टूटता है तो उसकी कोई सीमाएं, उसका कोई भी भौगोलिक दायरा नहीं होता। साथ ही हॉस्पिटल के अधिकारी आ गए, सर आपको हम घर तक ले आए हैं, बच्चों को जिस भी रूप में लाए हैं, जिस रूप में थे, लेकिन ये 30 लाख का बकाया बिल है आपका, ये आपको चुकाना पड़ेगा। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये स्थिति है कि अगर आप बहुत कुछ खो चुके हैं, जीवन का लगभग सब कुछ खो चुके हैं, और उसके बाद भी आपको बकाया राशि के भुगतान के लिए भी आपको मशक्क़त करनी पड़े, और ये स्थितियां कैसी हो गई हैं संवेदनहीन की हम क्या करें। तीसरा छोटा सा एक इससे मिलता जुलता चित्र, एक मित्र चिकित्सक जो कि पीजी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, यानी एमडी कर चुके हैं काफ़ी देर से, और एक प्राइवेट अस्पताल में सेवारत हैं, और उन्होंने कुछ एक बात बताई कि हम जिस क्षेत्र में अपना प्राइवेट हॉस्पिटल चलाते हैं, मैं तो वहाँ नौकरी करता हूँ, लेकिन मैं रोज़ देखता हूँ जितने भी लोग देहात से, गांव से या छोटे शहरों से या कस्बों से हमारे हॉस्पिटल में एडमिशन लेने आते हैं, उनके सामने दो बातें पहले रखी जाती हैं कि एक तो ये है कि हम आपके मरीज़ को कोरोना का ठप्पा लगाकर यहाँ एंट्री नहीं देंगे, उसको किसी भी अन्य रोग में लाकर हम लोग उसको अपनी आपके यहाँ दाखिल कर लेंगे, उसका उपचार करेंगे, उसको ठीक करेंगे, उसकी ज़िंदगी के लिए लड़ेंगे, लेकिन कोरोना के खाते में नहीं। दूसरा ये बात भी सुन लीजिए कि आपको जो भी पेमेंट करनी है, आप कोई मेडिक्लेम पॉलिसी लेकर नहीं चले आएंगे, आपको वो कैश देनी पड़ेगी। काउंटर पर कोई चेक, कोई ड्राफ्ट हम स्वीकार नहीं करेंगे। और ये स्थिति उसने कहा कि किसी एक दो मरीज़ों के साथ नहीं, बल्कि सैकड़ों लोग पंजाब के मालवा क्षेत्र में इन चीज़ों का शिकार हो रहे हैं। अब देखिए, सरकार अपनी ओर से बहुत कुछ करती है, लेकिन सरकारें कहाँ कहाँ इन चीज़ों को नियंत्रण में लाएं और कहाँ कहाँ जाकर व्यक्ति के जो मानवीय अधिकार हैं, मानवीय संवेदनाएं हैं, उनके लिए जूझें। ये स्थिति बड़ी विकट है मित्रों। इस विकट स्थिति में हमें फिर भी अपना जो एक नैतिक मनोबल है उसको गिरने नहीं देना, बल्कि इस बात के गंभीरता से प्रयास करने हैं कि जहाँ कहीं हम ऐसी जो प्रैक्टिसेस हैं, ऐसी जो क्रियाएं हैं, उनको जहाँ कहीं अपने संसाधन से, अपने तौर तरीके से, अपने प्रभाव से, अपने प्रभा मंडल से रोक सकें, तो हमें उनको रोकना चाहिए। आज मित्रों इतना ही। आभार, धन्यवाद, शुक्रिया।